Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, we are going to do all the PYQs that have appeared in geography from 2013 to 2024 in the UPSC CSE prelims. So, treat this like a test. जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं हम सारे एक ही वीडियो में देखने वाले हैं. इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस हम करेंगे 2013 टू 2024. राइट, अब इसका प्रोसेस क्या है इस वीडियो का? इट्स फेयरली सिंपल. फर्स्ट, you will see the question on the screen, pause the video, try to solve it, and then in the end I'll solve that question and then we'll move on to the next question. तो हम ऐसे ही करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, पहले आप वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन के बारे में सोचना, I'll explain the answer, then we'll move on to the next question. Approximately I think there'll be 70 questions approximately, और ये सारे questions हम एक बारी में कर लेते हैं. हम अपने स्टेप के प्लान में ऑलरेडी ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं. So this should act like a very good revision for you to cover everything that has appeared in geography, right? आराम से लेट के ऐसे पीछे बैठ के चिल करके ये वीडियो मत देखना, एक्टिवली सॉल्व करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना. मोस्ट लोग PYQ नहीं करते, PYQ की टेंशन सब लेते हैं बट PYQ सब नहीं करते, ठीक है? तो आप एटलीस्ट टेक इट सीरियसली, सिट डाउन फॉर 2 hours and get this done, right? If you are fairly confident in your geography prep, you can watch this at 1.5x also. तो आप जल्दी जल्दी भी क्वेश्चंस के थ्रू निकल सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. So this is the first question. Again, pause the video, see the answer, try to find the answer, then I'll tell you the answer. Okay. So in a seismograph, P waves are recorded earlier than S waves. Second statement is, in P waves, individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves, particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. Now both these statements, as you might have understood, A are directly from the NCERT. तो जो फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT है उन्हीं से ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं और दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दे आर बोथ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स. तो P waves do travel faster. P wave जो होती है वो एक कंप्रेशनल वेव होती है, सो इट कंप्रेसेस एंड मूव्स. वेयरएज S wave जो होती हैं दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है? तो S waves में ऐसे मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, तो दे विल मूव लाइक दिस. जबकि P waves में ऐसे मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स विल मूव लाइक दिस. नहीं तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर यहाँ पर है सी. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स. अब देखो एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इट इज समथिंग वेयर यू कैन टेक अ ब्रॉड व्यू. एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या हुआ होगा? वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्वड ऑन द अर्थ, फ्रॉम सिंगल सेल बैक्टीरिया वी हैव come to multicellular organisms, then mammals, then primates, then humans. So both these, how continents drift, for example, and how glacial cycles have happened, will obviously influence how evolution happens. So answer here is both. अब continental drift का direct अगर हम example देखें on evolution, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ऑस्ट्रेलिया सेपरेटेड फ्रॉम द मेन कॉन्टिनेंट, एक पैंजिया नाम का कॉन्टिनेंट था, राइट? ये एक मेन कॉन्टिनेंट था वेयर ऑल द कॉन्टिनेंट्स पर ज्वाइन टुगेदर. ऑस्ट्रेलिया सेपरेटेड फ्रॉम इट इन वन प्लेस. और ऑस्ट्रेलिया में जो एवोल्यूशन हुई है, सो देयर हैज बीन एवोल्यूशन इन, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, देयर हैज बीन एवोल्यूशन इन ऑस्ट्रेलिया वेयर इट वाज लाइक एन आइलैंड. ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड था और इस आइलैंड पे अलग से कुछ एनिमल्स इवॉल्व किए हैं. नाउ दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मार्सुपियल्स, और मार्सुपियल्स पे भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, सो कीप दैट इन माइंड. आंसर इज अगेन सी, बोथ 1 and 2. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग: electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, plate movements, rotation of the earth, revolution of the earth. Which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? Now again you can see here this is a fairly broad term, right? All of these can be said to have bringing dynamic changes on the surface of the earth. तो यहाँ पर आंसर डी होगा. all of these are correct because इससे कुछ ना कुछ dynamic changes means changes that keep happening over time. तो इन सब से कुछ ना कुछ changes over time हो रहे हैं, right? So fairly simple. Again, if you've just read the basic NCERT on the basis of knowledge, we can solve this. Let's go on to the next question. Question number 4. Pyroclastic debris. Question देखते हैं. Pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds. How many of the above are products of volcanic eruptions? Again, direct from the NCERT, nothing for me to explain here. All 4 are released. What is pyroclastic debris? Pyro word, pyrotechnics, for example, would mean people who will play with fire and create some shows with fire, etc.
पायरो वर्ड रिप्रेजेंट्स फायर। ये वर्ड ब्रेकडाउन की टेक्निक है जो आप अगर मेरे साथ साइंस एंड टेक कर रहे हैं, यू वुड हैव रियलाइज्ड आई यूज दिस इन साइंस एंड टेक अ लॉट। इट ऑल्सो इज वेरी एप्लीकेबल अक्रॉस सब्जेक्ट्स। ऑल फोर आर करेक्ट। नाइट्रोजन, सल्फर, एश एंड डस्ट एंड पायरोक्लास्टिक डेब्री आर रिलीज्ड। आंसर हियर इज डी। अब यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस करना, अभी जो आगे के क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, जो हम कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट पढ़ते हैं, राइट, यू विल सी सो मेनी क्वेश्चंस बीइंग रिपीटेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। Question 5. Annual range of temperature interior of continents is high as compared to coastal areas. What are the reason or reasons? 4 reasons दिए हैं। पहला क्या दिया है? Thermal variation or thermal difference between land and water. फिर है variation in altitude between continents and ocean. Strong winds in interior, heavy rains in interior as compared to coast. अब मैं से बताना है कि कौन से करेक्ट है। देखो, फर्स्ट इज करेक्ट, दिस इज द कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट कहाँ से आता है? जो लैंड है, इट हीट्स अप फास्टर एंड इट कूल्स डाउन फास्टर। तो जब समर होगी तो लैंड हीट ज़्यादा करेगा, जब विंटर होगी तो लैंड कूल जल्दी करेगा, ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। ओशन टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम। ओशन को टाइम लगता है इस चीज़ में। व्हेन इट विल हीट अप स्लोअर, इट विल ऑल्सो कूल डाउन स्लोअर। तो ये फैक्टर तो करेक्ट है। वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, और दिस इज इनकरेक्ट, राइट, बिकॉज इतना सिग्निफिकेंट ऑल्टीट्यूड नहीं है डिफरेंस दैट इट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू टेम्परेचर चेंज। थर्ड स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, ये तो वैसे ही गलत है। कोस्टल एरियाज पे विंड ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द इंटीरियर, राइट, सो कोस्टल एरियाज डू हैव मोर विंड्स, तो दिस इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। अब heavy rains in the interior as compared to coast, again it is the coastal areas that receive more rainfall, तो ये स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ ही गलत है, राइट, तो यहाँ पर जो आंसर है वो ए है, 1 ओनली। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, अगेन देखो, सेम इफेक्ट आस्क्ड अगेन इन 2023, सेम चीज रिपीट हो रही है। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे पीछे छुप रहा होगा, तो दिस गिव मी अ सेकंड। तो मैंने खुद को गायब कर लिया ताकि आप क्वेश्चन देख सको, राइट। सो अब देखते हैं। Consider the following statements. Temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter. अब वही सेम इफेक्ट का एक एप्लीकेशन यहाँ पर पूछा है। दोनों में डिफरेंस होगा, समर में भी डिफरेंस होगा, विंटर में भी डिफरेंस होगा, बट कहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, दैट हैज बीन आस्क्ड, दैट इज 1. सेकेंड, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन ऑफ लैंड सरफेस। ठीक है, अब ये देखते हैं। पहले हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट। स्पेसिफिक हीट इज हाउ मच हीट नीड्स टू बी सप्लाइड to raise the temperature by 1 degree, right। अब देखो, वाटर हमने देखा था कि जो ओशंस हैं, दे टेक मोर टाइम टू हीट अप, सो दे रिक्वायर मोर हीट, so obviously specific heat of water will be more। सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। विंटर में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो जाते हैं। विंटर में यू विल सी that there are also regions of the earth that would go to -60 degree, तो विंटर में कॉन्ट्रास्ट कहीं ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू समर, सो आंसर हियर इज डी। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के वेयर देयर आर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लेट्स से असर्शन रीजनिंग, तो यहाँ पर अगर आपको अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की प्रॉब्लम नहीं आई इस क्वेश्चन में, बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लेनेशन, वन वेरी गुड वे टू सॉल्व दिस इज दैट यू पुट बिकॉज हेयर। अब यहाँ बिकॉज लिख दो, स्टेटमेंट 1 बिकॉज स्टेटमेंट 2। तो ये जो पहले दो ऑप्शंस हैं कि एक्सप्लेन करता है या नहीं करता, राइट, ये बताने के लिए बिकॉज बीच में रखना इज अ वेरी गुड टेक्निक। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अगेन आई थिंक आई हैव टू रिमूव माई सेल्फ। या, विद रेफरेंस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 times of that received at the poles. Okay, infrared rays constitute roughly 2/3 of the insolation. Okay, infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in lower atmosphere. All right, infrared waves are part of visible spectrum of EM waves. अब में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो यार, ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत है। जो करेक्ट, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, दैट इज विबग्योर, राइट। इंफ्रारेड इज आउटसाइड दिस विबग्योर, less than red, infrared, so obviously this is not correct, and this can also not be correct, right। ये हमें इक्वेटर और पोल्स में एटलीस्ट 10 times इतना एग्जैक्ट मेजरमेंट वैसे भी वी डोंट नो, राइट। एंड इवन इफ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट, राइट, इवन इफ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट, यू वुड अंडरस्टैंड दैट
this is the correct one, the third one, because normally कहानी क्या है, that sunlight comes in, sunlight is short wave radiation. The earth absorbs this short wave radiation, then the earth emits long wave radiation. इस long wave radiation को absorb करती हैं green house gases. उन green house gases में से most prominent है water vapor. Now this is a phenomena called the heat budget of the earth. You will see here firstly that the answer is statement C. Right? और इस पे भी आपको, इस concept पे भी आपको you will see a lot of other questions that are there. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Again खुद को छुपाना पड़ेगा. Consider the following statements. Atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Same concept asked again in 2024. ये जो incoming solar radiation थी, इससे हीटिंग ज़्यादा हो रही है, या जो अर्थ खुद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन निकालती है, इससे हीटिंग ज़्यादा होती है. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऐसा नहीं है. जो हीटिंग होती है इट हैपन्स मोर ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यू कैन एलिमिनेट द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमें वो एक्सप्लेनेशन वाला बिकॉज वाला लॉजिक देखने की जरूरत नहीं है. आंसर इज डायरेक्टली डी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सॉरी, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आगे चलते हैं. लेट्स लुक एट दिस नाउ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. थिकनेस ऑफ ट्रोफोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स. अच्छा, अब यहाँ पर पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज ट्रोफोस्फेयर. ट्रोफोस्फेयर इज दैट पार्ट वेयर मिक्सिंग ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. राइट. अब यहीं पर ही एक बार एक्टिव रिकॉल कर लो एंड ट्राई एंड रिमेंबर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. जल्दी से याद कर लो 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसको आप कमेंट्स में लिख के बताना. ओजोन लेयर कहाँ है ये भी बताना. At the equator, heat is transported to a great height or transported to great heights by strong convectional currents. अब thickness of troposphere at equator is much greater as compared to pole. This statement is correct, right? ये तो statement वैसे भी correct है, ये हमें for a fact पता है. अब देखो second, because अब हमें explanation check करना है, because second statement भी correct है. Equator heat is transported to great heights by strong convectional currents. Second statement is also correct. So now we are confused between A and B कि क्या correct explanation है या नहीं है. In this case, always write the word because between these two statements. So troposphere की thickness ज़्यादा है at the equator. Troposphere is that area where mixing of gases happen because at the equator heat is transported to great heights. तो बस heat ज़्यादा height पे transport होती है, तो यहाँ mixing of gases की height ज़्यादा है. So this statement, both these statements are correct and the explanation is also correct. Equator पे thickness क्यों ज़्यादा है? Because greater height पे heat transport होती है and mixing of gases take place. That is known as convectional currents, right? So answer here is A, or should be A. This has not been officially declared by UPSC yet, but should be A because obviously this mixing happens and leads to the formation of troposphere, which is thicker at the equator. आगे चलते हैं. Right, I've shown you the answer is A. Which of the following are correct inference or inferences? I can reappear magically now for you. थोड़ा सा अपना साइज छोटा कर लेते हैं तो you'll be able to see the question. Which of the following are correct inference or inferences from isothermal maps in the month of January? सबसे पहले isothermal word break down करते हैं. अभी iso का क्या मतलब? Iso means same. Thermal simply means temperature. So isotherms are lines. They are basically lines that connect सेम टेम्परेचर वाले रीजन्स. अब कब पूछा है? इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट. तो अब समझते हैं. मान लो ये कॉन्टिनेंट है, वो सेम कॉन्टिनेंटलिटी वाला क्वेश्चन है ये भी. दिस इज द कॉन्टिनेंट एंड दिस इज द ओशन एंड देन देयर इज अनदर कॉन्टिनेंट. यहाँ पर मान लो अनदर कॉन्टिनेंट है. अब क्या होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी? मान लो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है. ऑल्दो आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से चेक कर लो, सदर्न से चेक कर लो, बात सेम ही आएगी, बट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, राइट. सो लेट्स अज्यूम दैट विंटर इज हियर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. अब कॉन्टिनेंट में क्या होगा? इट वुड कूल अप मच क्विकर देन द ओशन, सो इट वुड बी मच कोल्डर. ओशन वुड बी स्लाइटली वार्मर एट द सेम लैटिट्यूड. अगर हम सेम लैटिट्यूड पे देखें, अगर हम इसी लैटिट्यूड पे देखें, एट द सेम लैटिट्यूड continent would be colder, ocean would be warmer. Continent again would be, this place would be colder. तो अब जितनी कोल्ड यहाँ पर है उससे रिलेटिवली यहाँ पर वार्म प्लेस है ओशन में. ओशन इज रिलेटिवली वार्मर हेयर. तो अब मुझे कहाँ जाना है? इफ आई हैव टू कनेक्ट प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर, लेट्स से यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो ओशन में ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है -5 हो, राइट। यहाँ पर कहीं और थोड़ा नॉर्थ जाके -10 होगा और वापस कॉन्टिनेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे -10 है। तो अब हम इसका आइसोथर्म ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोथर्म कुछ ऐसा दिखेगा। सो ओवर द ओशन, अब ध्यान से देखते हैं इसको, अब ध्यान से देखो इस आइसोथर्म को। ओवर द ओशन आइसोथर्म इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ओवर द कॉन्टिनेंट आइसोथर्म इज बेंडिंग टुवर्ड्स द साउथ। देख लेते हैं क्या लिखा है। आइसोथर्म डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अगर आपको गल्फ स्ट्रीम के बारे में कुछ भी पता है, यू नो दैट दिस इज एनीवे अ वार्म ओशन करंट। ये है ही वार्म ओशन करंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई एंड आंसर हियर इज 1. So this is how you can solve these questions with logic also, although this thing is also written directly in the NCERT. All right, so now let's come to this question. With reference to Coriolis force, which of the following statements is correct? Increases with increase in wind velocity, maximum at poles and is absent at the equator. अब मैं आपको क्या करता हूँ, Coriolis force के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए let me give you a very good way to answer those questions. Coriolis force का एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, राइट। ऑब्वियसली आपने ये चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, बट फॉर एनीथिंग देन व्हेन यू एवर गेट अ क्वेश्चन अगेन ऑन लेट्स से कोरियोलिस फोर्स, यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय mv मल्टीप्लाइड बाय दिस इज ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय साइन phi, where phi is the latitude, m is mass, v is velocity of wind and omega is angular velocity of earth. One second, I'll just write it here. Angular velocity of earth, right? आप ऐसे कभी भी कोरियोलिस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो. अब देख लेते हैं. इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी. बिल्कुल वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है, तो हाँ करेगा फॉर कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज. दूसरी चीज़ क्या है, मैक्सिमम एट पोल्स एब्सेंट एट द इक्वेटर. देख लेते हैं पोल्स पे what is the latitude? Phi here will be 90. What is value of sine 90? It is 1. Equator पे phi is 0. Sine 0 is equal to 0. So obviously it will be absent at the equator. ये बात हम वैसे भी पढ़ते हैं that Coriolis force is absent at the equator. But आगे अगर कभी कोई confusion हो, you can write down this formula for Coriolis force. Given this, now in this question both statements are correct. Answer is C. अब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पहले दिखेंगे, राइट. सो दिस केम इन 2014 एंड यू विल सी अ सिमिलर क्वेश्चन बी रिपीटेड अगेन. सो रिवर्सल ऑफ विंड्स इज ऑब्वियसली मॉनसून क्लाइमेट, दैट्स व्हाई मॉनसून इज नेम्ड द वे इट्स नेम्ड. आंसर हियर इज सी, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर. लेट्स लुक एट क्वेश्चन 13. बट यू विल सी अ क्वेश्चन लाइक दिस रिपीटिंग वेरी सून. ठीक है, आई होप वो आप सही करो. The winds that blow between 30 degrees north and 60 degrees south latitude throughout the year are known as westerlies. Okay. The moist air masses that cause winter rain in northwest region of India are part of westerlies. तो यहाँ पर आपको वो 3 cell diagram बनाना है, right? This is how it's made. This is 30 degrees north. This is 60 degrees north. अब यहाँ पर winds कहाँ से आती हैं? And we'll just label the directions also for east, north, west, east and south. Now in this region winds come from here like this, right? ऐसे आती हैं winds. अब अगर ऐसे winds आ रही हैं, they are coming from the east, so these winds here will be called easterlies. I hope आपको ये याद ही होगा. यहाँ पर ये winds ऐसे आती हैं coming from the west called westerlies. इन्हीं पे क्वेश्चन है. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, the winds that blow between 30 degrees north and 60 degrees south. This is wrong obviously. ऐसा तो नहीं है. So you can eliminate this first statement. First statement is wrong. Second statement को देखते हैं. Moist air masses that cause winter rains in northwest region of India. ये जो northwest region of India है, यहाँ पर you would know that there is a shift of the ITCZ, then these westerly winds come and cause northwest region में rain. अब यहाँ पर थोड़ी बहुत jet streams भी involved हैं. Of course I cannot teach all of that here, but do revise this part कि यहाँ पे कौन सी jet streams involved हैं etc. This statement, if you've read this, you would know the statement is correct. Jet streams are involved here. There's a splitting of the jet stream. There is a shift of ITCZ and that leads to the complete formation of the monsoon. Important topic है, mains में भी आता है. So do study it. Answer here is B. आगे चलते हैं.
In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosols into stratosphere? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे आपको बहुत एक दो और क्वेश्चंस भी अभी देखने को मिलेंगे सेम क्वेश्चन से, ठीक है। लेट्स टॉक ऑफ दिस। देखो सबसे पहले cirrus cloud thinning. Cirrus clouds are generally high clouds, ठीक है, ये जनरली हाई क्लाउड्स होते हैं। जितने भी हाई क्लाउड्स हैं, राइट, हाई क्लाउड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दैट दे विल लेट सोलर रेडिएशन कम इन। इसको नहीं स्टॉप करते। जनरली क्लाउड्स लीड टू एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो इफेक्ट इज रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ सोलर रेडिएशन, बट क्लाउड्स जनरली, दीज क्लाउड्स दे विल अलाउ सोलर रेडिएशन फुली। यहाँ पर ही अलाउ करते हैं सोलर रेडिएशन। These clouds, however, also have another effect that they absorb terrestrial radiation. तो नेट हाई क्लाउड्स का थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट रहता है अर्थ पे कि अर्थ जो रेडिएशन निकाल रही है ये तो ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड इनकमिंग सोलर रेडिएशन दे वुड से ओके दिस इज एन इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दे वुड लेट इट पास। सेकेंड थिंग हियर इज सल्फेट एरोसॉल्स। अब ये जो सल्फेट एरोसॉल्स हैं, राइट, लेट्स कंसिडर दिस सल्फेट एरोसॉल्स। Sulfate aerosols, if you inject into the atmosphere, they will do something called radiative forcing. They would reflect back the sun's heat. Incoming solar radiation को reflect back करेंगे और अर्थ के टेम्परेचर को लोअर करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, cirrus cloud thinning. Net effect of cirrus cloud was heating of the earth. You are reducing cirrus clouds. You are thinning cirrus clouds. So you are reducing the heating of the earth. सल्फेट एरोसॉल से भी आप रेडिएटिव फोर्सिंग बढ़ा रहे हो, हीटिंग ऑफ द अर्थ कम कर रहे हो। सो इन बोथ यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड द आंसर इज रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्वेश्चन भी आपको अभी रिपीट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फाउंड ऑन अ क्लाउडी नाइट? सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर आप देखोगे देयर इज अ क्वेश्चन। ड्यू फॉर्मेशन के लिए वी जनरली नीड अ क्लियर स्काई, राइट, बट जो clouds हैं, if there is a cloudy night, clouds would reflect back terrestrial radiation to the earth. For dew formation we need the temperature of the earth to be lower than the dew point. Temperature goes lower than dew point, condensation of water vapor happens and that leads to formation of dew. यही कहानी है। But here clouds will send back terrestrial radiation to the earth, raise the temperature. तो अब क्लाउड्स, अब इसमें देखो अर्थ, इफ यू हैव टू सी सेकंड ऑप्शन, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक अर्थ रेडिएशन, रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड कंडेंसेशन स्टॉप्स। आंसर इज बी। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन 16. जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली. ऑब्वियसली दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये तो देखते ही समझ आ रहा है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आइस. साइक्लोन्स अनदर फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. बिल्कुल ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज देर आर ऑल्सो टेम्परेट साइक्लोन्स, देर आर ऑल्सो फ्रंटल साइक्लोन्स, बॉम्ब साइक्लोन्स. हाउ डज अ फ्रंटल cyclone form? When there is a cold front on one side and warm front on the other side. Now this cyclone will not generate an eye, right? And it is generally generated as a family of cyclones, two cyclones together. अगर आप देखोगे tropical cyclone, tropical cyclone has an intense low pressure area at the center that is known as eye. ये क्वेश्चन भी आपको अभी रिपीट होता हुआ दिखेगा. So this statement is right actually. Only some cyclones develop an eye because इस टाइप के टेम्परेट साइक्लोन्स में आई नहीं बनती, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आई बनती है. स्टेटमेंट इज करेक्ट. थर्ड, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग्स. व्हाट इज द आई ऑफ अ साइक्लोन? द आई इज इंटेंस एरिया ऑफ लो प्रेशर. लो प्रेशर इज जनरली एसोसिएटेड विद हाई टेम्परेचर. तो एक्चुअली अगर आप आई में देखोगे, आई में द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर इनसाइड द आई इज जनरली मोर देन द सराउंडिंग रीजन्स, नॉट लेस. तो ये स्टेटमेंट गलत है. यू कैन एलिमिनेट 3. सेकंड इज करेक्ट. आंसर इज सी 2 ओनली. आगे चलते हैं. हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, ये देखो, एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ. लो क्लाउड्स हैव हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट. उल्टी लिखी है दोनों स्टेटमेंट्स. इफ यू हैव अ हाई क्लाउड, राइट, एक मीम याद आ रहा है मुझे ये बात सुन के, क्लाउड वाला. आई होप if any one of you can relate, you can tell me in the comments. High cloud होता है. High cloud would let solar radiation come in. It does not reflect solar radiation, it lets it past.
and its main effect is heating. This is wrong. And यहाँ पर again reverse कर दिया statement. जो low clouds होते हैं, they have less absorption. They would actually reflect solar radiation more. तो इनकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है and they actually have a cooling effect. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर उल्टी करके दे दी हैं. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आंसर हियर इज डी, नीदर वन नॉट टू. आगे चलते हैं क्वेश्चन 18. अब देखो ये दोबारा वाटर वेपर और हीट बजट फिर से रिपीट हुआ इन 2024. नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ देयर इज अ पैटर्न ऑफ PYQs. एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट दैट वी हैव स्टडीड, अगेन देयर इज अ रेपिटेशन दैट्स हैपनिंग. यहाँ पर भी वो सेम टाइप की रेपिटेशन हो रही है. बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं हम वाटर वेपर पे. ठीक है. इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड. Fair enough. Its percentage is maximum at the poles. How is water vapor formed? Water vapor is formed when water in liquid form, it will evaporate and it will lead to formation of water vapor. At the poles, evaporation is very low. So this statement is wrong. Gas amount will decrease with altitude. This is fine. Answer is A. ये तो आपने पढ़ा ही होगा. अब ये क्वेश्चन. Now this was a particularly confusing question again from cyclones asked in 2015. Question says in the South Atlantic and Southeastern Pacific regions, tropical latitudes, cyclones do not originate. What is the reason? पहले तो आपको यहाँ पर रिवाइज करना है through active recall the conditions for formation of cyclone. क्या कंडीशन है साइक्लोन फॉर्मेशन की? You have to revise from here. Now think about it. है ना? You need convergence of air. You need areas where air will converge and then rotate with Coriolis force and then form a cyclone. Northern regions में भी ITCZ जो है, it is in the northern hemisphere, right? So even in summer the ITCZ is in the northern hemisphere, and even in winter the ITCZ is in the northern hemisphere. ITCZ will go in the southern hemisphere very rarely, very seldom. तो सदर्न हेमिस्फेयर में इन ओशंस में इवन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स कभी कभी सी सरफेस टेम्परेचर हाई भी हो जाए, दे डोंट फाइंड एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस एंड देयरफॉर ITCZ सेल्डम अकर्स. दिस इज द आंसर. अगेन कंडीशंस फॉर साइक्लोन प्लीज याद कर लेना. दिस माइट हैव बीन अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्वेश्चंस ऑन साइक्लोन लाइक यू मस्ट हैव सीन ऑलरेडी आर फेयरली कॉमन. अब नाउ हमने मॉनसून टाइप पे एक क्वेश्चन देखा था ऑलरेडी. नाउ यू विल सी अ डिफरेंट क्वेश्चन on types of climate. तो अभी तक I'll just solve this question, but अभी तक हमें क्या समझ आया? टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं टुवर्ड्स द एंड. ठीक है. टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हमें अच्छे से रिवाइज करना है. साइक्लोन हमें अच्छे से रिवाइज करना है. वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स हमें अच्छे से रिवाइज करना है. एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ. ऑल्दो आई विल टीच यू दिस इन एनवायरमेंट ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ डिटेल. हीट बजट ऑफ द अर्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो मेनी क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दिस. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन. ईच डे इज मोर और लेस द सेम. मतलब कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कभी बढ़ता नहीं, कभी कम नहीं होता. मॉर्निंग इज डियर एंड ब्राइट विद अ सी ब्रीज एंड सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई. हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग, बट द रेन इज सून ओवर. अब नथिंग टू एक्सप्लेन हियर. दिस इज एक्चुअली द इक्वेटोरियल क्लाइमेट इफ यू रेड इट. बट अगेन यू विल सी दैट इस टाइप की चीज़ों पे क्वेश्चंस बहुत होते हैं. तो ये जो बायोम्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स एंड बायोम्स, this is also something you need to revise properly. इस पे questions आते ही आते हैं, right? All right, so let's continue. अब next question क्या है? Which of the following leaf modifications occurs in desert areas to inhibit water loss? Obviously, in deserts, there'll be a modification of leaf of the plants because they cannot afford water. अब इन plants को कुछ कहते हैं. I'll write here dash phytes. Write that in the comments, right? कौन कौन से हैं? Hard and waxy leaves, tiny leaves, thorns instead of leaves. Of course, all of these are correct. Even logically, if you think about it, all of these seem correct. And obviously, these three are modifications that will help the plant retain water among itself. So answer here is D. Question was asked in 2018. Now this can be repeated. That is important. तो हमें repetition के लिए तैयार रहना है. ठीक है. आगे चलते हैं. Question 22. The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more of combination of some conditions. What are the such conditions? देखो, ऐसे questions में a very good approach here is to look at the options. अब अगर ये only one pair, only two pair type का question है, तो वैसे ही आप इसमें कुछ नहीं कर सकते. But if you have to look at the options here, one way to go about it
इज यू लुक एट ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डेफिनेटली नो. पहला ऑप्शन देखते हैं, burrowing action of animals and termites. Burrowing action would actually increase the fertility of the soil. तो ट्रीज को ज़्यादा होना चाहिए burrowing की वजह से, राइट. तो 1 is out, राइट. हम सारे ऑप्शंस देखेंगे बट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस. नाउ वी हैव कम टू सी एंड बी. ठीक है, 2 3 4 4 एंड 5. तो 4 तो डेफिनेटली करेक्ट है, सीजनल रेनफॉल देखने की जरूरत नहीं है. अब ग्रेजिंग herbivores is something that is directly given in most books. When herbivores are grazing, large herbivores like elephants for example, they consume the saplings of the trees. तो trees उग ही नहीं पाते हैं इस टाइम पे. तो even this is correct. 3 is correct, 4 is correct, and इससे you can come to the answer 2 3 and 4 which is C. But also we need to see the other options now. अगर आप यहाँ पर देखोगे, fire is something that's very common in the savanna regions. Grazing herbivores हमने देख लिया, seasonal herbivores, seasonal rainfall हमने देख लिया. Soil properties is not something that impacts this, right? So soil properties in the savanna is also something you need to revise, and you'll also realize that a lot of these questions are getting repeated, especially in these patterns. You'll see a lot of such questions getting repeated. ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं. जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी अभी आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा. ओके, लीफ litter decomposes faster than in any other biome, and as a result soil surface is almost bare. ठीक है. Apart from trees, vegetation is largely composed of plant that reach up into the canopy vicariously. Vicariously means through the help of someone else. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, and there is a climbing vine like this, and then it reaches the canopy. By climbing the trees or growing as epiphytes rooted in the upper branches of trees. यही चीज़ यहाँ पर बताई है. मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ, अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो यहाँ पे लीफ लिटर बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है. दैट मीन्स देयर इज अ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक एक्टिविटी हियर. Organic activity is very high generally in the tropical regions. Then that is why soil surface is bare. There are a lot of trees also, so it will be a region, because अगर trees हैं, they are covering there is a dense canopy and there are a lot of trees that are making this canopy. Obviously a lot of rain would be happening here, so it is ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 बाकी फॉरेस्ट हैं ये भी हमें रिवाइज करने हैं. दिस इज समथिंग दैट माइट गेट आस्क्ड टू अस. आगे देखते हैं. कंसिडर द डिस्क्रिप्शन. एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो. प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, वेरीज बिटवीन 50 एंड 250 सेंटीमीटर्स. एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो. अब ये कोई ऐसा रीजन होगा विच इज अफेक्टेड बाय द कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट और द ओशनैलिटी इफेक्ट. ओशन के पास होगा, ओशन की इफेक्ट की वजह से यहाँ पर देयर वुड बी सम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस. दिस मस्ट बी देयर इन दिस रीजन, राइट. सो दिस मस्ट बी अ सॉर्ट ऑफ रीजन दैट हैज अ सॉर्ट ऑफ मॉडरेटिंग इफेक्ट, राइट. अब यहाँ पर आप कंसिडर करना मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट को. प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर. इफ वेस्टर्लीज आर कमिंग, ऐसे नहीं दिखानी चाहिए वेस्टर्लीज को. इफ वेस्टर्लीज आर कमिंग टू दिस रीजन, दे आर कैरिंग वाटर फ्रॉम द कोस्ट and then they are coming to this region, rainfall will almost always occur. Again, this depicts something like marine west coast climate. अब इससे हमें लेसन क्या लेना है कि बायोम्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमें लास्ट के कुछ दिनों में रिवाइज करके जाना है. वी कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक, राइट. So again, answer here is D. Again, because of these regions, the oceanality effect, the presence of cold current generally, and also the idea of winds coming onshore and bringing moisture from the oceans. आगे देखते हैं. Repeat हुआ question 2023 में. Soil in tropical rainforest is rich in nutrients. Second, high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter to decompose fairly quickly. अब आप इसमें देखो, it is the same question repeated again. अगर आप देखो soil रिच इन न्यूट्रिएंट्स, भाई अगर लीफ लिटर इतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, देयर बी सच हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ऑफ एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, हाउ विल वी हैव अ सॉइल दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. यही क्वेश्चन पहले था. लीफ लिटर डिकम्पोजेज वेरी क्विकली, द सॉइल इज ऑलमोस्ट बेयर. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई. देन हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज क्विकली. यही चीज़ पहले लिखी थी, लीफ लिटर बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है. सेम थिंग इज आस्क्ड अगेन. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. आंसर इज डी. आगे देखते हैं. अब ये क्वेश्चन ऐसी चीज़ है जो
जनरली हमें पोर्ट्स पढ़ लेने चाहिए, समटाइम्स इट डज गेट आस्क्ड, बट दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डू अ लॉट अबाउट. माई रिकमेंडेशन, इफ यू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस एंड यू डोंट नो ऑल ऑफ द ऑप्शंस, अगर आपको प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, माई रिकमेंडेशन डायरेक्टली वुड बी टू स्किप दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट नेगेटिव मत करवाओ अपना. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इट इज Karamjar is also known as Ennore Port. It is the first port to be registered as a company. Mundra is owned by Adani Enterprises and is the largest privately owned port in India. Visakhapatnam Port is not the largest container port. JNPT, yes, as far as I can remember, this is the largest container port. So answer here is only 2 pairs. Up. With reference to water on the planet Earth. अब देखो ये अर्थ का वाटर और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. ठीक है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार के लिए समझ लेते हैं, उससे आप देखोगे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे. फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ क्या है? सबसे ज़्यादा है ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स में. आफ्टर ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स द नेक्स्ट थिंग इज इन ग्राउंड वाटर. इसके बाद है रिवर्स और लेक्स में. अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आप देखोगे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. Amount of water in rivers and lakes is more than the amount of groundwater. This statement is obviously wrong. Amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater. This statement is correct. ये ऑर्डर हमें याद रखना है. आंसर here is 2 only. अब एक और देखो 2013 का क्वेश्चन. दैट इज वाई डूइंग PYQs हेल्प्स. तो यहाँ पर भी जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, एक तो इसकी डिटेल्ड PDF विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इज अपलोडेड ऑन माई वेबसाइट, that is drshivan.com. यहाँ पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी. So you can just go to that and study from there. So that's also something you can do. And whatever questions you're doing here, remember that these concepts are fairly important, right? So in concepts को at least revise properly कर लेना. On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, largest proportion is what? Again, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स में, उसके बाद ग्राउंड वाटर में. आंसर इज सी. एक ऑर्डर से 3 क्वेश्चंस. अब व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट. देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अर्थ के अगर हम इक्वेटर वाले रीजन पे देखें, व्हाट आर द विंड्स दैट आर फ्लोइंग हियर? विंड्स दैट आर फ्लोइंग हियर आर ईस्टर्लीज. ईस्टर्ली विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द ईस्ट. जहां से विंड्स आती हैं वहां से उनका नाम रखा जाता है. तो अर्थ के इक्वेटर की अगर हम बात करें, देर आर ईस्टर्ली विंड्स कम फ्रॉम द ईस्ट. सो वाटर इक्वेटोरियल करंट्स फ्लो लाइक दिस. दिस इज नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, दिस इज सदर्न इक्वेटोरियल करंट. दोनों ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, राइट? सॉरी फॉरगिव मी, दोनों वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं. दिस इज द वेस्ट, दिस इज द ईस्ट. विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द ईस्ट. These 2 currents, northern equatorial current and southern equatorial current, they are both flowing towards the east. ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये करंट टुवर्ड्स द ईस्ट जा रहा है, ये करंट टुवर्ड्स द ईस्ट जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर पाइलिंग अप ऑफ वाटर हो जाएगी, वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा. नाउ देयर वुड नीड टू बी अ काउंटर फ्लो इन दिस डायरेक्शन. अब ये काउंटर फ्लो क्यों आया? दिस काउंटर करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट. व्हाई डिड दिस एमर्ज? This counter current emerged because of this convergence of water here. Water पहले यहाँ पर converge किया, फिर वापस आया towards the east. There was an equatorial counter current. यही पूछा है हमसे कि equatorial counter current का eastward flow towards the east, ये जो flow है ये क्यों हो रहा है? It is because of convergence of 2 equatorial currents. Answer is B. अब देखो tidal फोर्स के बेसिक टाइडल फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन है. टाइड्स अकर इन ओशंस एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग. डायरेक्टली एनसीईआरटी में आज स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का डायग्राम दिया है. आप याद करोगे, ऐसे अर्थ बनाई है उस डायग्राम में, मून बनाया है और सन बनाया है. तो सन का इम्पैक्ट है, मून का इम्पैक्ट है और अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इम्पैक्ट है. ऑल 3 आर करेक्ट है. आंसर इज डी. अब आगे चलते हैं. ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू. दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 नाउ. ठीक. इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस आर वार्मर. क्या पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल जोन में जो वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन है, वेस्टर्न सेक्शंस आर वार्मर एज कंपेयर टू, सॉरी अबाउट दिस, एज कंपेयर टू द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स. ओके, सेम कॉन्सेप्ट पे दोनों स्टेटमेंट है. इन टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक ईस्टर्न सेक्शंस वार्मर देन वेस्टर्न सेक्शंस. देखते हैं. Tropical zone means between the 2 tropics, right? Tropic of Cancer and Capricorn.
द विंड्स दैट आर फ्लोइंग हियर आर द ईस्टर्ली विंड्स। ईस्टर्ली विंड्स अगर यहाँ पर फ्लो कर रही हैं, व्हाट मस्ट बी हैपनिंग, यहाँ से ईस्टर्ली विंड्स फ्लो कर रही हैं इस तरफ, ओशन वाटर विल गेट अक्यूमुलेटेड हेयर, यहाँ पे जो ओशन वाटर था वो अब इधर अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ से टॉप से ओशन वाटर इधर जा रहा है, तो अपवेलिंग मस्ट बी हैपनिंग हियर, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ऑफ अपवेलिंग। सो अपवेलिंग मस्ट बी हैपनिंग हियर, ड्यू टू दिस अपवेलिंग यहाँ पर कैसा वाटर होगा, देयर विल बी कोल्ड वाटर, यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी वार्म वाटर। So owing to the influence of trade winds in the tropical zone, western sections of the ocean should be warmer than eastern sections. This is correct. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक ईस्टर्न सेक्शन वार्मर। तो आप टेम्परेट जोन कंसिडर कर लेते हैं, तो ये अर्थ है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे दिस इज द टेम्परेट जोन, यहाँ पर जो विंड्स हैं दे आर वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज वुड बी टेकिंग वाटर फ्रॉम हियर एंड अक्यूमुलेटिंग हियर, इस टाइप से अक्यूमुलेट हो रहा होगा। इधर क्या हो रही होगी, यहाँ पे अपवेलिंग हो रही होगी, सो दिस पार्ट मस्ट बी कोल्ड, ये कोल्ड पार्ट होगा, यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो रहा है, दिस मस्ट बी द वार्म पार्ट, सो दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, ईस्टर्न सेक्शंस शुड बी वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शंस। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 2021 का क्वेश्चन है, आंसर इज बोथ 1 and 2। आगे चलते हैं। 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर, ये तो अब हमें पता ही है, राइट, इट्स वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जापान की कोस्ट पे ऐसा एक फिशिंग जोन मिलता है जहाँ पे 2 करंट्स हैं। इन द कमेंट्स टेल मी द नेम ऑफ द कोल्ड करंट, टेल मी द नेम ऑफ द वार्म करंट, इन दोनों का नाम आप मुझे बताना, ठीक है, डन। अब देखो, अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, दे विल बी क्वेश्चंस ऑफ मैपिंग। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द क्वेश्चंस ऑफ मैपिंग इज, आई एम गोइंग टू लुक एट एवरी सिंगल क्वेश्चन एंड फॉर वट एवर ऑप्शंस आर लिस्टेड, ठीक है, रादर देन जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मैपिंग ढंग से नहीं पढ़ते, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट वी एनालाइज दीज ऑप्शंस। तो अभी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हमें मैपिंग के दिखेंगे, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन के मैंने मैप्स खुद बनाए हैं, एंड आई विल शो यू द मैप्स, राइट, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज वेयर। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द आंसर्स, ऑफ कोर्स यू शुड फोकस ऑन द आंसर, राइट, आप आंसर पे फोकस करो, आपने क्वेश्चन देखा, यू ट्राई टू फाइंड द आंसर। हम कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे 4 हिल्स मेंशन्ड है, कार्डमम हिल्स, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स, मिकीर हिल्स। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शो यू दीज मैप्स हियर लाइक दिस, कि मिकीर हिल्स यहाँ हैं, ठीक है, कैमूर हिल्स इधर हैं, राइट, इन क्लोज टू छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर, दिस इज वेयर महादेव हिल्स आर, दिस इज द कोंकण कोस्ट, दिस इज द कार्डमम हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट। यही ऑप्शंस थे। अब इससे हम आंसर कंपेयर कर लेंगे। तो जो मैपिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वी गोइंग टू लुक एट देम लाइक दिस ओनली। सो आई एम गोइंग टू शो यू अ लॉट ऑफ मैप्स एंड दिस पीडीएफ विल ऑल्सो बी हेल्पफुल बिकॉज देन एवरी सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट हैज अपीयर्ड, हम वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैप भी देख चुके होंगे, राइट, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो आई गिव यू दिस पीडीएफ ऑल्सो। अब देख लेते हैं, कार्डमम हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट, ऑब्वियसली नॉट मैच प्रॉपर्ली, कैमूर हिल्स, कोंकण कोस्ट, नॉट मैच प्रॉपर्ली, महादेव हिल्स, सेंट्रल इंडिया, दिस इज मैच प्रॉपर्ली, दिस इज करेक्ट। मिकीर हिल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यस, मिकीर हिल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैप्ड करेक्टली। तो आगे के लिए आपके पास एक रेफरेंस भी है ऑफ एवरीथिंग दैट हैज अपीयर्ड इन द पीवाईक्यू इन द लास्ट 12 years ऑफ मैपिंग, यू हैव मैप्स फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। अब ये देखो, इस पे 2 बार क्वेश्चन दिखेगा आपको इसी मैप पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द 10 डिग्री चैनल। अभी ये आपको पता होगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर, आई होप यू नो। मैं आपको सीधा मैप दिखाता हूँ। दिस इज द 10 डिग्री चैनल, राइट। तो अब 10 डिग्री चैनल का ये मैप है। ये जो मैप है ना यार अंडमान निकोबार का, जस्ट रीड दिस प्रॉपर्ली। जैसे देखो, दिस इज नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, हियर इज पोर्ट ब्लेयर, दिस इज द डंकन पैसेज। सो दीज आर वर्ड्स यू नीड टू रिमेंबर केयरफुली। देन देयर इज लिटिल अंडमान हियर, देन 10 डिग्री चैनल, और यहाँ पर आता है कार निकोबार आइलैंड। सो 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, राइट। तो अब ऑब्वियसली सेपरेटिंग अंडमान एंड निकोबार, अंडमान इज द नॉर्दर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार इज द सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आगे चलते हैं। Which of the following pairs of states of India indicates easternmost and westernmost states? Easy question है, but फिर भी let's just look at the map. Easternmost state obviously is Arunachal Pradesh. Westernmost point here is Gujarat. Answer here will be Arunachal Pradesh and Gujarat. तो ऐसे जितने भी mapping questions हैं, I'll just look at them like this only. So we'll look at every single mapping question with a map, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, mapping आप इससे आराम से पढ़ सको। अब ये देखो, famous places, बोध गया, बुंदेलखंड,
खुजराहो बोध गया बागेलखंड, खुजराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भा, नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा. Now you have to tell how many pairs are correctly matched, और actually यहाँ पर options of pairs are given, but generally अब तो हमने देखा है कि even how many pairs वाला question भी आ सकता है. तो here are those places, right? Let's just look at them. This is Bundelkhand and this is Khajuraho, right? This is Bodh Gaya and this is Bagelkhand. ये correctly matched नहीं है. This pair was not correctly matched. This is Tirupati and this is the area of Rayalaseema in Andhra Pradesh. So this obviously this pair is correctly matched, right? This is Shirdi and Vidarbha, right? So again not exactly correctly matched. थोड़ा सा difference तो है यहाँ पे, although they are close. So this option was probably difficult. Then Nasik and Malwa also not correctly matched, right? तो अब ये मैप आप स्टडी कर लेना इन योर रिविजन, राइट? तो हमें बाकी ऑप्शंस का भी पता चल जाएगा. सो फर्स्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सेकंड इज करेक्टली मैच्ड, सेकंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड, थर्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फोर्थ इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फिफ्थ इज करेक्टली मैच्ड. आंसर इज 2 and 5. अब इफ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोटायम, what is the minimum number of states within India through which you can travel, including the origin and the destination? ये क्वेश्चन है. कोहिमा इज इन नागालैंड, कोटायम इज इन केरला. अब इनके बीच में कैसे हमें देखना है? अब इसके लिए यू शुड नो द मैप रियली वेल, राइट? तो अब आप ये देखो, अब इसमें अगर लेट्स से ये क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे. लेट्स से आगे के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वेयर यू आर आस्क्ड अ सिमिलर क्वेश्चन गोइंग फ्रॉम अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू सम अदर स्टेट इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट टू सम अदर स्टेट इन इंडिया. इसके लिए एक सिंपल सा आप लॉजिक देख लो दैट आसाम बॉर्डर्स ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड बॉर्डर्स बंगाल. तो यहाँ पे देखो आसाम बॉर्डर्स अरुणाचल, बॉर्डर्स नागालैंड, बॉर्डर्स मणिपुर, बॉर्डर्स मिजोरम, बॉर्डर्स त्रिपुरा, बॉर्डर्स मेघालय. तो अगर आपको नॉर्थ ईस्ट से निकलना हो, इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आ जाए, जैसे नागालैंड से निकल के किसी और स्टेट में जाना है, नेक्स्ट टाइम दे माइट आस्क फ्रॉम इम्फाल टू लेट्स से दिल्ली, हाउ मेनी स्टेट्स यू विल हैव टू क्रॉस. तो स्टेट इटसेल्फ मणिपुर, आसाम विल बी ऑलवेज द सेकंड स्टेट एंड द थर्ड विल बी वेस्ट बंगाल, राइट? तो ये आप जान लो कि आसाम प्लस दैट स्टेट वेयर इट इज स्टार्टिंग इन द नॉर्थ ईस्ट एंड यू विल रीच वेस्ट बंगाल. तो अब वेस्ट बंगाल आप पहुंच गए. वेस्ट बंगाल से फिर आप जाओगे उड़ीसा, फिर आप जाओगे आंध्र प्रदेश, फिर आ जाओगे तमिलनाडु एंड फाइनली यू विल रीच केरला. सो 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग द ओरिजिन स्टेट एंड द डेस्टिनेशन स्टेट. आंसर हियर इज 7, राइट? अब consider the following statements. In India, Himalayas are spread over 5 states only. Western Ghats are spread over 5 states only. Pulicat Lake is spread over 2 states only. Again, I hope you are able to solve this. Pause करके आपने try कर लिया solve करने का. Let's look at the map. These are the Himalayan states. Now this will obviously change now considering the Jammu and Kashmir reorganization bill. But जब ये question आया था 2017 में, at that time Jammu and Kashmir was a state. So this is Jammu and Kashmir and Ladakh now. Then you will see Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन टफ बनता है बिकॉज विद सिक्किम इवन इन वेस्ट बंगाल हिमालयाज आर प्रेजेंट. देन आसाम एंड अरुणाचल, राइट? तो कितने स्टेट्स हुए उसके टाइम के हिसाब से? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेट्स, इवन वेस्ट बंगाल, राइट? अब वेस्टर्न घाट्स की बात कर लेते हैं. वेस्टर्न घाट्स आर इन गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, केरला and Tamil Nadu. So 6 states. Okay, and Pulicat Lake is spread over 2 states. Pulicat Lake is here between the states of Andhra Pradesh and the states of Tamil Nadu. So now answer here was 3 only because पहले 2 statement गलत हैं, right? तो अब हमारे PYQs भी सारे analyze हो गए. अब let's look at this question. Barren Island volcano is an active volcano located in Indian territory. तो कह रहा है कि बैरन आइलैंड जो है वो एक एक्टिव वोल्केनो है इंडियन टेरिटरी में. ओके, लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार. अगेन यू सी अंडमान निकोबार मैपिंग हैज बीन आस्क्ड. लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन. अब ये मैपिंग की स्टेटमेंट नहीं है बट लेट्स सी दी ऑप्शंस. ठीक है, लुक एट दिस, राइट? अब ये मैप दोबारा से पूछा है, सो सेम क्वेश्चन हैज कम अगेन, राइट? तो अब हमें यहाँ पे क्या जानना है? हमें जानना है बैरन आइलैंड. So Barren Island is actually located here, somewhere here, right? और ये question, it's not exactly to scale, but somewhere here. And this was in the news, or this was asked actually in 2018 because Barren Island erupted in 2017, right? तो statement देख लेते हैं. पहली statement क्या है? Active volcano located in Indian territory, yes. Lies 140 kilometer east of Great Nicobar. But ये है Great Nicobar यहाँ पर. This is Great Nicobar. तो ये तो यहाँ तो नहीं है बैरन आइलैंड. सो यू नीड टू नो द लोकेशन एंड दैट वुड हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
Last time Barrel Island volcano erupted was in 1991. It has remained inactive since then. Okay, it had erupted actually in 2017. So second is wrong, third is wrong, answer is 1 only. आगे चलते हैं. Among the following cities, which one lies on a longitude closest to that of Delhi? So basically you need to here know the map of India and Delhi से कौन सी city closest lie करती है. Difficult question to solve in the exam, 100%. But again, let's just take a look कि अगर दोबारा कभी आ गया. So the options given here were, this is Delhi. Delhi की ये वाली longitude है, right? This is the longitude passing through Delhi. So Bangalore is exactly on this longitude. थोड़े आप बाकी states का यहाँ पे एक idea देख सकते हो. जैसे हैदराबाद is close to this longitude. भोपाल is exactly on this longitude. ग्वालियर is close. नासिक is here, right? तो थोड़ा सा हम idea देख सकते हैं from here. नागपुर, पुणे, हैदराबाद, Bangalore. These were the options. Bangalore is the right answer. So just take a look at some of the major cities. इस मैप से जब आप इसको रिवाइज करोगे तो एटलीस्ट मेजर सिटीज एक बार देख लेना, ठीक है. आंसर here was obviously Bangalore. Siachen Glacier is situated where, right? तो अब Siachen Glacier एक यहाँ पर important tract है called Sakshgam Tract, right? Sakshgam Tract. तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए where Sakshgam Tract is. तो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट्स लुक एट दिस मैप इन अ बिट ऑफ डिटेल. So this is Aksai Chin, which is currently under Chinese occupation, but this is an integral part of India, and this is Gilgit-Baltistan, which Pakistan has illegally occupied. This is known as Pakistan occupied Kashmir. Both these are part of India at the moment, right? This is the Siachen Glacier right here, this triangular piece of land, which is the highest battlefield of the world also, right? And when we read, especially when we read about Siachen Glacier, I think it's always important to take a moment and recognize how hard our troops have been working to secure our freedom. I think we should always be very, very, very thankful for that. This is the Sakshgam Tract. This, ये जो Sakshgam Tract है, this has been ceded by Pakistan to China. So this is obviously illegal since this is not Pakistani territory. This is Indian territory. In 1994, there has been a unanimous resolution of the Parliament of India to take back Pakistan occupied Kashmir. Okay, so you should know these things, and this is obviously illegal occupation by Pakistan of our territory. This is illegal occupation by China of our territory, right? So this is the Sakshgam Tract. This is the Siachen Glacier. This is the Nubra Valley. So this is the Nubra River. This is Leh, right? Up. This line here, right? This line here. अब यहाँ पर सियाचन वैली में डिस्प्यूट क्यों है? I'm just teaching you a little bit कि यहाँ पर डिस्प्यूट क्यों है. So after the agreement in 1971, known as the Shimla Agreement, after the 1971 war with the Pakistanis, the Shimla Conference was held, and there is where the line of control was agreed to. So this is line of control, and this is line of actual control, right? अब इनमें दो नाम अलग अलग क्यों है? इसको line of control क्यों नहीं बोलते ग्रीन वैली को? I'll talk about that. So this is line of control because it was an agreed line. You agreed to something. Right? It's not something which is actual ground position line. ये नहीं कि अभी ग्राउंड पर ट्रूप्स कहाँ खड़े हैं उस बेसिस पे नहीं है ये. This has been agreed in a particular agreement. So this is the line of control. This is not the international border. This would be the international border once the illegal occupation would stop. This is just the line of control कि अभी हमने क्या agree किया हुआ है उनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है. अब इस agreement में मैं बताता हूँ कहानी क्या है. This is the point known as NJ9842. Okay, this point is NJ9842. तो agreement में क्या लिखा है? What is the actual thing that's been written in the agreement? It says from line of control will run from NJ9842, but north to the mountains. North to the mountains. अब north to the mountains from this point means this, or it means this. This is the dispute on Siachen Glacier. इंडिया कहता है that north to the mountains, and logically also north to the mountains runs like this. Pakistani say north to the mountains runs like this. This is the disputed area which is the Siachen Glacier. ठीक है. अब इसका नाम line of actual control क्यों है? Why is this LOAC? Because this has not been agreed at any point. There has been no delineation in this line. यहाँ पर क्या है? This is just the actual ground position line. कि actual troops कहाँ खड़े हैं और कहाँ पर हमारा control है. That is the actual ground position line, so known as line of actual control with China, line of control with Pakistan. Okay, all right. So as per the question जो हमने देखा था, it is north of Nubra Valley and west of Aksai Chin.
where Siachen Glacier is. ये क्वेश्चन पूछा था, and this question is likely again because again in this year thankfully on the border with China there has been a rapprochement again and there has been talks of disengagement. तो हो सकता है हमें फिर से इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले. So this question is particularly important for this year. अब 3 माउंटेन पेयर्स दिए, नामचा बरवा एंड गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नौकरक सिक्किम हिमालय. हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड, राइट, और विच ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड. तो देख लेते हैं इन तीनों को, राइट. सो दिस इज नंदा देवी हियर एंड दिस इज द कुमाऊं हिमालय. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. दिस इज नामचा बरवा एंड दिस इज द सिक्किम हिमालयस एंड दिस इज नौकरक, राइट. तो अब अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो नंदा देवी एंड कुमाऊं हिमालयस आर राइटली मैच्ड. Namcha Barwa and Garhwal Himalayas obviously are not rightly matched, and Nokrek and Sikkim Himalayas are also not correctly matched. Answer here is 2 only. 2022 का क्वेश्चन है. तो आप देख रहे हो मैपिंग में अ जनरल अवेयरनेस ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने हिमालयस कितने स्टेट्स में जाते हैं पूछा, वेस्टर्न घाट स्टेट्स में पूछा, हिल्स पूछे, माउंटेन्स भी देख लिए हमने, और माउंटेन्स स्पेशली इन द लद्दाख रीजन वहाँ पर भी पूछा, राइट. अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland. अब ये क्वेश्चन आप एनवायरनमेंट में भी क्लासीफाई कर सकते हो, एंड आई वुड एक्चुअली क्लासीफाई इट इन एनवायरनमेंट, बट यू ट्राई एंड सॉल्व इट, राइट. सो अब हमें क्या पता चलता है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं, दीज आर समथिंग्स वी नीड टू रीड अप ऑन. इनके बारे में वी नीड टू रीड अप एंड स्टडी दीज ऑप्शंस, राइट. ऑप्शन हियर, आंसर हियर इज रन ऑफ कच्छ, विच इज लाइक इट्स जस्ट अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बट वी नीड टू रीड अप अबाउट दिस. क्वेश्चन देखते हैं. अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड द सह्याद्री रेंजेस. ओके. बिलीगिरी-रंगन हिल्स constitute the easternmost part of Satpura range. Okay. शेषाचलाम हिल्स constitute the southernmost part of Western Ghats. तो अगेन आप देख रहे हो माउंटेन्स पे ही क्वेश्चन है. सह्याद्री रेंज, अमरकंटक हिल्स, सतपुरा एंड वेस्टर्न घाट्स, ये आपको पता होना चाहिए. इफ यू लुक एट दीज नाउ, राइट, so this is the Vindhya range, this is the Narmada river, this is Satpura and this is Amarkantak, right. तो एक बात हमें ये आइडिया रहना चाहिए. then this is शेषाचलाम hills somewhere here and this is बिलीगिरी-रंगन hills here, right. ये इंडिया की मेजर माउंटेन रेंजेस हैं जिनके हमें नाम पता होने चाहिए. तो आई कैन, दिस मैप इज समथिंग दैट आई थिंक यू शुड यूज फॉर रिविजन ऑफ रेंजेस, क्योंकि इन रेंजेस पे पहले भी क्वेश्चन आए हैं. एज यू कैन सी मिकीर रेंजेस पे, मीर पे भी क्वेश्चन आया था यहाँ पे, राइट. मिकीर रेंजेस पे भी क्वेश्चन आया था, तो इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे. तो दिस इज समथिंग यू कैन यूज टू अंडरस्टैंड ऑल द मेजर हिल्स एंड रेंजेस इन इंडिया, राइट. तो यहाँ पर 3 हैं, ये अमरकंटक, बिलीगिरी-रंगन और शेषाचलाम हिल्स. सो इफ़ यू सी द आंसर, नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्टली मैच. तीनों ही अपनी लोकेशन से दूर दिए हुए हैं एज पर दी ऑप्शंस, राइट. अगेन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस. आगे की पढ़ाई के लिए दीज मैप्स आर इंपॉर्टेंट. आगे देखते हैं. नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट while most other large peninsular rivers flow to the east. Why? अब देखो यहाँ पर ये नहीं बताना कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. दिस इज नॉट आस्क्ड. ध्यान रखना है इसमें. क्या पूछा है? Why? As in what are the reasons for Narmada flowing to the west? ठीक है, देखते हैं. Occupies a linear rift valley. Okay. Between Vindhyas and Satpuras. Okay. अब देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है. अगर आप ये मैप देखोगे तो अगेन आप देख सकते हो that Narmada here is flowing between Vindhya and Satpura, right? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैप्स एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है. एंड लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया. अब ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट तो गलत स्टेटमेंट है. इफ लैंड वॉज स्लोपिंग टू द वेस्ट, ठीक है, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो दैट इफ लैंड वॉज स्लोपिंग टू द वेस्ट, इस तरफ इंडिया की पेनिनसुलर लैंड स्लोप होती तो ऑलमोस्ट सारी रिवर्स ऐसे जा रही होती. अगर सारी रिवर्स ऐसे जा रही हैं दैट मीन्स लैंड इज एक्चुअली स्लोपिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थर्ड को एलिमिनेट करके नाउ यू ओनली बिटवीन 1 and none, राइट. So first statement is correct. Second statement is also correct by itself. Second statement गलत statement नहीं है. Second statement भी correct है, but ये reason नहीं है. This is not the reason. Reason यही है, first वाला. So answer here is 1 only. आगे चलते हैं. Consider the following rivers: Barak, Lohit and Subansiri river. Which of the above flows or flow through Arunachal Pradesh? एक बार मैप देख लेते हैं, right? Now let's look at this map. This map again and this map is something you should revise from, right? So यहाँ आप रिवर्स देख सकते हो. सुबानसिरी, दिस इज बराक, राइट. तो बराक आप देख रहे हो डज नॉट गो टू अरुणाचल प्रदेश. दिस इज लोहित, राइट. तो अब अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो बराक इज डेफिनेटली रॉन्ग, राइट. तो बराक हमने देख लिया. लोहित एंड सुबानसिरी, दीज आर द 3 ऑप्शंस. तो ये जो बाकी रिवर्स भी यहाँ पर हैं, राइट. तो लोहित एंड सुबानसिरी इधर हैं, लोहित एंड सुबानसिरी. तो अगर आप यहाँ जाओगे तो लोहित एंड सुबानसिरी आर हियर विच डू फ्लो थ्रू अरुणाचल. दिस इज अरुणाचल, right.
this is Arunachal. So Lohit and Subansiri are correct, but Barak is wrong. Barak river is actually flowing here, and then it confluences into the Meghna river and then goes into the Bay of Bengal, right? तो ये बाकी जो रिवर्स यहाँ पर हैं इनको भी जरा एक बार देख लेना, right? So answer here is 2 and 3 only. Lohit and Subansiri 2 and 3. ठीक है. Which of the following are tributaries of Godavari? तो अगेन मैपिंग में अभी तक अगर हम मैपिंग की बात करें तो मैपिंग में आई थिंक वन मेजर थिंग वाज माउंटेन्स. द अदर मेजर थिंग इन मैपिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज रिवर्स. रिवर्स पे भी अभी आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं. ठीक है. दीज आर द 4 रिवर्स: वंशधारा, इंद्रावती, प्रणिता, पेनार. इन चारों में से हमें बताना है कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कितनी है. तो अगर हम गोदावरी रिवर का मैप देखेंगे, राइट, दिस इज द गोदावरी रिवर हियर, गोदावरी. तो इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, राइट. प्रणिता इज अ ट्रिब्यूटरी, इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी, सबारी इज अ ट्रिब्यूटरी, वंशधारा इज नॉट. यहाँ पे दिख जाएगा आपको, वंशधारा इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, राइट. तो अगेन ये रिवाइज जरूर करना है हमें, राइट. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट बट दीज ट्रिब्यूटरीज आर इंपॉर्टेंट. सो इफ यू लुक एट इट, वंशधारा इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो. नाउ वी आर लेफ्ट विद इंद्रावती, प्रणिता एंड पेन्नार. इंद्रावती एंड प्रणिता आर ट्रिब्यूटरीज, पेन्नार इज नॉट. ये ट्रिब्यूटरी नहीं है. आंसर इज 2 and 3. तो अगेन यू नीड टू लुक एट दीज मैप्स केयरफुली, राइट. इन मैप्स को अगर आप केयरफुली देखोगे तो लाइक एटलीस्ट हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कवर हो ही जाएंगे, राइट. एंड यू कैन ऑल्सो सी हाउ इंपॉर्टेंट मैपिंग इज इन ज्योग्राफी. ये देखो, सेम क्वेश्चन बट फॉर अ डिफरेंट रिवर. ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. और लोहित पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लोहित रिवर पे. सो दिमांग, कामेंग और लोहित. अब दिमांग, कामेंग और लोहित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं? तो दिस इज आर ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट. ओरिजिनेट्स इन चाइना, comes to Arunachal, then flows through here. This is how Brahmaputra runs, right? So this is Dimang, this is Lohit, right? तो ये दोनों तो ट्रिब्यूटरीज हैं. दिस इज सुबानसिरी, राइट. तो अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दिमांग, कामिंग, लोहित, दीज वर द 3 ऑप्शंस दैट वी हैड. नाउ कामिंग इज हियर, राइट. इट इज दिस रिवर, ओके. अब कामिंग जब यहाँ से जाती है, it meets with the Brahmaputra like this. So it, इस मैप में दिख नहीं रहा है, but it is also a tributary, right? It is obviously, where else would this river go, right? So answer here is 1, 2 and 3, all 3. And again the concept is important कि ब्रह्मपुत्र की tributaries याद करनी है. अब this is again with a river based mapping question. तो river काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, right? With reference to river Teesta, consider the following statement. Source of river Teesta is same as that of Brahmaputra, but it flows through Sikkim. Okay. A river Ranjit originates in Sikkim and is a tributary of river Teesta. Okay. River Teesta flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. Okay. Teesta river से उस time पे in the news also there has been a constant sort of disagreement between India and Bangladesh with regards to water sharing of the Teesta river also. So this is again a river that also becomes important from the point of view of international relations. तो अब यहाँ पर देख लेते हैं. This is the Teesta river. राइट. नाउ तीस्ता फ्लोज इनटू ब्रह्मपुत्र. जैसे वहाँ लास्ट में हम देख रहे थे ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रही थी, तीस्ता इज फ्लोइंग इनटू ब्रह्मपुत्र हियर, राइट. तो दिस इज द तीस्ता रिवर. अगेन इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है. तो एक तो द सोर्स कैन नॉट पॉसिबली बी द सेम बिकॉज ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन चाइना. वेयर इन चाइना डज द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट, ये आपने मुझे कॉमेंट्स में बताना है. इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. And flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. No, it goes into Bangladesh, goes into Brahmaputra ji and then flows into Bay of Bengal. So this is also wrong. This statement is correct. Answer is 2 only. आगे देखते हैं. अब इस क्वेश्चन पे, this is the prelims I also gave, and this question even now, although I will show you what is written and I'll show you the map also, even now I cannot tell you that I know this, I believe this answer for certain. This is a confusing question and you'll realize it. अगर आपको पूरा मैप याद भी हो, even then this question is confusing. But यहाँ पे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो फिर समझ आएगा. विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 of them pour into one of the 3 of them pour into one. 3 रिवर्स एक में पोर करती हैं एंड जॉइंस द इंडस डायरेक्ट. विच वन इज द वन दैट जॉइंस द इंडस डायरेक्ट? ठीक है, एक बार मैप देखते हैं. दिस इज रिवर्स कौन कौन सी, बट अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. चिनाब, झेलम, रवि और सतलज, राइट. नाउ दिस इज चिनाब, दिस इज रवि, दिस इज झेलम. ठीक है, तो ये चेनाब है अब और ये सतलज है. नाउ व्हाट, दिस इज द इंडस. अब इसको आप चेनाब बोलोगे कि चेनाब इज गोइंग इनटू इंडस डायरेक्ट, या आप बोलोगे सतलज इज गोइंग इनटू इंडस डायरेक्ट?
So even in the prelims, मैंने ये prelims दिया है 2021 का, this was my first attempt, right? This is a question that I didn't know about, like even after reading it, right? अब मैं क्या बोलूँ कि ये चेनाब रिवर है या सतलज रिवर है, even though I knew the map. क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि आंसर क्या है, आंसर तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा. क्वेश्चन है व्हाट टू डू विद दिस क्वेश्चन. आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तब भी आप 50-50 में स्टक हो. एंड आई वाज एग्जैक्टली इन दिस सिचुएशन, राइट? आई टोल्ड यू दैट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 115 because these are decisions that you have to make at that time. मैं ये नहीं कह रहा कि you should always come up with the right answer. That's not possible. What is possible here is that you must attempt this question. Even if अब आप absolutely confused हो, आपको नहीं पता कि यार चेनाब या सतलज, एंड देयर इज नो वे, आप कई बार 50-50 में आप एलिमिनेट कर सकते हो. यहाँ पर आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको ऐसा ही मैप दिख रहा है. नाउ इफ यू नो व्हाट दिस रिवर इज कॉल्ड, बट इफ यू डोंट, जैसे अभी हमें नहीं पता कि रिवर को क्या बोलते हैं, बट फिर भी इफ यू आर एबल टू कम टू दीज टू ऑप्शंस कि यार या तो चेनाब होगा या सतलज होगा, अटेम्प्ट 1, you have a 50% chance of getting it right. If you get it wrong, you'll get a -33%. These are odds that are in your favor. तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए. This river is called Sutlej, just for your reference for the future. But the point is, इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखो तो अटेम्प्ट कर देना. अब which of the above rise from the eastern Ghats? Now, if you look at this question, this is mapping of mountains and mapping of rivers sort of combined. ठीक है, क्या नाम है? ब्रह्मानी, नागवली, सुब्रनिका, वंशधारा. आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया हो. अभी मैं आपको आंसर दिखाता हूँ. दीज आर दी ईस्टर्न घाट्स, राइट? दिस इज वंशधारा, दिस इज नागवली, दिस इज ब्रह्मानी एंड सुब्रनिका. तो ब्रह्मानी एंड सुब्रनिका आर ऑल्सो ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बट ईस्टर्न घाट स्टॉप हियर क्लोज टू द चिलिका लेक. तो ये दोनों नहीं करेक्ट हैं, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं. आंसर इज 2 ऑफ दीज, विच इज 2 and 4, नागवली एंड वंशधारा. अब Gandikota Canyon was created by which of the following rivers? Now this is a question that you should not get wrong, that it is the Pennar river. It's also something that we generally study about. तो ये NCERT में भी लिखा है. This is something we need to not get wrong, right? अब ये देखते हैं. Jhelum river passes through Wular Lake, Krishna river passes through Kolero Lake, and meandering of Gandak river formed Kanwar Lake, right? 2023 का question है. Again, difficult question. Why is it difficult? It's difficult because of this. How many of the statements given above are correct? This is a difficult question. This makes it difficult because now you need to know all 3 statements. यहाँ पे elimination का कोई रोल बनता नहीं है, right? This is Wular Lake, यहाँ पे in जम्मू एंड कश्मीर. This is the Jhelum river, जो हमने अभी हमने ऊपर देखा था ये रिवर सिस्टम. यही वो वही है, झेलम, रावी, चिनाब एंड सतलज. This is what we were seeing earlier. This is the Indus river, right? यही पहले देख रहे थे. This is the Sambar lake here. This is Gandak and covered lake. Gandak and covered lake is like this. Chilika lake, Koleru lake, Pulicat lake, and this is the Krishna river. तो अभी आपको पता होना चाहिए. This is something we have to read. Mapping में there's not a lot I can explain to you, but yes, at least हम PYQs कर लें तो एक पैटर्न हमें दिख रहा है. Definitely we see the pattern that the Indus river system has been asked, and at least rivers, their relation with mountains, their relation with lakes is something we should know. यहाँ पे ये फ्री के क्वेश्चन है, मतलब ऑनेस्टली अगर आप इसको थोड़ा टाइम दे दो, like if you give mapping 4-5 days exclusively, it can get you 4-5 marks, and no other subject would have such a great return, right? So answer here is only one, as we can see here that this statement is correct, that Jhelum is coming from Wular Lake. This is, now we've done with the mapping questions. I think that's all the mapping questions we have. And now let's come back to physical geography. So this question is about Indian Ocean dipole. So यहाँ पर before we solve this question, let me tell you something important. Monsoon, anything about the monsoon is a favorite topic of the UPSC, has been asked in mains 3 to 4 times. Even the culture related to monsoon has been asked in UPSC mains, and even in prelims you will see a lot of questions. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मानसून, जैसे कि साइक्लोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर these questions. Just give me a second. All right, let's continue. So अब वापस we'll be back to physical geography, and then I think we'll see major questions of Indian and human geography after this, right? Forestry के काफ़ी questions हम देखेंगे, and we'll also be seeing questions of human geography. ठीक है, ये question is about Indian Ocean dipole, of course related to the monsoon. तो पहले second statement देखते हैं. IOD phenomena can influence El Nino's impact on the monsoon. The statement is correct. It can. और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, El Nino, sudden oscillation, Indian Ocean dipole, Mendel-Julian oscillation, MJO, these are some things that you do need to know about. और मेरे जो geography के notes हैं उसमें towards the end of those are available on my website drshivan.com. Towards the end of those notes you will see a quick revision sheet
ऑफ ऑल दीज फिनोमिना, तो आप वहाँ से इस पर रिवाइज भी कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आईओडी फिनोमिना इज कैरेक्टराइज बाय डिफरेंस इन सी सर्फेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन। यहाँ ट्रॉपिकल स्टेटमेंट गलत है, इट्स एक्चुअली दी एक्वेटोरियल, इक्वेटर के पास ये डिफरेंस होता है, एक्वेटोरियल वेस्टर्न एंड इंडियन ओशन के बीच में ही होता है, राइट। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये स्टेटमेंट अगेन ट्रॉपिकल इज द रॉन्ग वर्ड है, तो ट्रॉपिकल देखते ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आंसर शुड बी 2 ओनली। अब ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं 3 बार, तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन 10 साल में, राइट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल कैसी होती है, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है पहले, अगेन यू सी दैट रेपिटेशन इज देयर, और सेम स्टेटमेंट है यार, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये बात हमें पता है, बस इसको एलिमिनेट कर लो, जस्ट एलिमिनेट डी, सॉरी द आंसर वुड बी डी बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटेराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया, सो इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया है। अब लेटेराइट सॉइल्स आर एक्चुअली रिच इन एल्यूमिनियम एंड आयरन, राइट, बट दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो इफ यू जस्ट एलिमिनेट सेकंड, नाउ वी आर कम टू 1 and 4, 1 इज करेक्ट, 4 इज ऑल्सो करेक्ट। राजस्थान एंड यूपी में नहीं मिलती दी आर लेटेराइट सॉइल्स, जैसे आपको याद ही होगा, दे आर फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स वेयर देर इज गुड रेनफॉल। तो सदर्न स्टेट्स में जैसे कर्नाटका एक्सेट्रा, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ही लेटेराइट सॉइल्स कॉमन है। आंसर हियर इज 1 and 4। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऑब्वियसली जो भी इसका आंसर होगा, that would be one region of India that would be having a lot of diversity because 3 forest types are available. Now in these options, I think it's pretty clear that Andaman and Nicobar Islands are the ones that have the most diversity. तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है through some logic, but again this just tells us that forests are fairly important to study. तो फॉरेस्ट्री वाला चैप्टर और उसके मैप्स प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज अभी आप देखोगे बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं फॉरेस्ट्री पे, राइट। ये क्वेश्चन देखो, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ आकर करते हैं। Evergreen forest again will occur in regions where there is a lot of diversity, there is decent rainfall. तो अगर आपको exactly याद भी नहीं है, even through the logic of geography we can do this, right? So a lot of rainfall will happen, there will be a lot of diversity. This is the place where they will occur. So Arunachal Pradesh makes sense in Northeast India, Mizoram makes sense, but Himachal Pradesh doesn't. Right? This is basically an alpine mountain sort of region. So second would be wrong here, and if you just eliminate second, you're left with 1 only or 1 and 3. Answer is C. Now, which again forestry question, which of the following types of forest is teak a dominant species? Teak is a deciduous tree, right? So answer is tropical moist deciduous forest. Factual question है, but this again tells us वो forestry वाला chapter important है, वो forestry वाला जो chapter है in the Indian geography NCERT, please read that properly. And even if you want to go to the logic of it, if they're asking, if they've made the Indian civil services and Indian forest service paper the same, so obviously forestry पे questions आएंगे, right? Now with reference to red sanders, again a question from forestry, news में भी रहता है, this is the one, this is the species that Veerappan used to smuggle. So tree species is found in a part of South India, that's correct. Most important trees in tropical rainforest areas, again देखो tropical rainforest is being repeated here in South India. Now if you've read this, you would know that red sanders is actually found in the rain shadow region between the western and the eastern Ghats. This statement is wrong, answer is 1 only. Ab black cotton soil of India, again a chapter of Indian geography NCERT, soils, वो भी हमें अच्छे से पढ़ना है। और जब आप soils और monsoon का पैटर्न पढ़ लोगे, once you've read these 2 chapters, it'll be easy for you to understand forestry also, right? Okay, so black cotton soil of India has been formed due to weathering of what? You would know that black soil is generally volcanic in origin, so answer here is Fisher volcanic rock. Now अब ये है ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू ट्राइब्स, बट आप देखोगे इस पे 2 ही क्वेश्चन है, सो डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट टू मच, राइट। अब इस क्वेश्चन में मान लो आपको कुछ नहीं आता, of course you know the answer, you've read these tribes, it's easy to solve, and at least जो PYQs में tribes mentioned हैं वो तो हमें पढ़ ही लेनी चाहिए, but इस question को let's say I've not heard of these tribes any time. Look at the second option, Karbi Himachal Pradesh. Now I'm sure you know of Karbi Anglong, right? That's something that is usually in the news and we've all sort of heard about it. तो Karbi Anglong कहाँ है? Karbi Anglong है आसाम में, right?
तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं होगी. एंड इफ यू जस्ट एलिमिनेट ऑप्शन 2 you'll get the right answer, right? And this is the correct answer, 1 and 3. But again, these tribes, इसका जो solution का PDF है of this complete session, the solution PDF I will also be uploading on my website. तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो. अब Changpa community, again a question about tribes, live mainly in the state of Uttarakhand. This statement is incorrect. They live in the state of Ladakh. Right? तो ये first statement गलत है. Pashmina goats find wool is correct. Category of scheduled tribes is also correct. Answer is 2 and 3. तो एटलीस्ट चांगपा कम्युनिटी और ये जो कम्युनिटीज़ यहाँ पर मैंशनड हैं, ये चारों, इनके बारे में तो पढ़ ही लेते हैं. एक बार इरूलर ट्राइब्स पे भी क्वेश्चन आया है, तो इरूलर के बारे में भी, एंड पीवीटीजीज के क्राइटेरिया, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे आप यहाँ भी देखोगे दोंगरिया कॉन्ट्स की बात हुई है, हु आर ऑल्सो अ पीवीटीजी. तो पीवीटीजीज आर ऑल्सो समथिंग यू शुड एटलीस्ट द क्राइटेरिया यू शुड बी फेयरली अवेयर ऑफ. चलिए आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स. तो इसके लिए लेट मी शो यू अ निमोनिक. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट लोड दैट. एक निमोनिक टू रिमेंबर ऑल राबी एंड खरीफ क्रॉप्स. इससे आपको ये भी समझ आएगा कि एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है. अब आपसे जोग्राफी कह लो, इकोनॉमी कह लो या एनवायरनमेंट कह लो, दैट्स एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. But the subject of agriculture is fairly important for prelims also. Yeah, so before we solve this question, मैं आपको वो निमोनिक दिखाता हूँ. प्लीज़ मुझे जज मत करना निमोनिक के टाइम पे. एक्चुअली आई थिंक इट विल बी बेटर अगर मैं अपनी शक्ल हटा लूँ while I am showing you this निमोनिक. ठीक है, लेट्स जस्ट लुक एट दिस निमोनिक नाउ. ये देखो, खरीफ, रबी एंड जैद, 3 टाइप के क्रॉप्स हैं. खरीफ क्रॉप्स आर ऑटम हार्वेस्टिंग. दे आर हार्वेस्टेड इन ऑटम, planted in June. So June to October they'll be planted. October during autumn they'll be harvested, right? Then there's Rabi crops. These are harvested in the spring, planted in November. They'll grow in January, they'll grow in Feb, and then in the spring in March they would be harvested. अब बीच का टाइम क्या देखो, मार्च टू जून का टाइम बच गया. सो मार्च टू मे, these are short summer crops or zaid crops, right? And these are the crops that generally have less water need, because obviously if they're growing in the summer they will be adapted to a situation जहाँ पानी कम चाहिए होगा. and bale and vines are these type of crops. ठीक है, तो रबी क्रॉप्स का निमोनिक देखते हैं. WBCs, वाइट ब्लड सेल्स. WBCs लो हैं तो मस्टर्ड का जूस पियो तो RBCs भी बढ़ जाएंगे. रियली सॉरी अबाउट दैट, बट कुछ नहीं कर सकते, याद तो करना ही है. सो रबी क्रॉप्स WBC, W से वीट, B से बार्ली, C से चिकपी और ग्राम, और WBCs, ये S मत भूलना, S से safflower. Low means obviously L here can be used to remember linseed and oats, and L से हम याद करेंगे lentil. Mustard is directly written. Mustard again is important this year because GM mustard is in the news, so mustard is also a rabi crop. And RBCs again red or rabi, right? अब ये RBCs यहाँ पे इसलिए हैं ताकि आप याद कर सको कि ये वाला निमोनिक रबी क्रॉप्स के लिए था, कहीं आप बाद में भूल जाओ, राइट? फॉर दैट. खरीफ क्रॉप्स अगेन, इसका निमोनिक है CMSG बाय राम रहीम, नाउ अर्जेंटली. नो कॉमेंट ऑन एनी person, this is just a way to remember, right? C stands for cotton, M for maize, S for soybean, sorghum, sunflower and sesame, right? G for groundnut. R से यहाँ से rice, A से अरहर, M से मूंग, R से again रागी, M से millets, that is जवार and बाजरा, they are खरीफ crops. N से निगर seed और U से उड़द, right? So these are the खरीफ crops. जैद क्रॉप्स इनका एग्जाम्पल और इनका निमोनिक. रोड पे वाटर भर जाने के कारण CM का BP हाई एंड जेब्रा क्रॉसिंग नहीं दिख रहा. आई नो इट्स अ वेरी बैड निमोनिक टू हैव, बट दिस आई कुडंट फाइंड अ बेटर निमोनिक. इफ यू कैन फाइंड वन, आप मुझे कमेंट्स में बता देना. रोड हियर इज, इट्स रिच गॉड. वाटर इज वाटरमेलन, बिकॉज अगेन वाइन बेस्ड क्रॉप्स आर शॉर्ट समर क्रॉप्स, राइट? CM, C cucumber, M muskmelon. BP, B से bitter gourd, P से pumpkin, and Z zebra crossing. Z is here only to make you remember that this is a mnemonic for Z crops. So now if we come back, we would know that wheat जो है that is a rabi crop, right? WBCs में जो W था that was for wheat.
So you can just eliminate this option, and all other three, cotton, groundnut, and rice, are correct. And this is the answer, 1, 2, and 3 only. Now, let's come forward. Again, you'll see questions on crops. So which of the following pairs are correctly matched? तो क्या क्या options हैं यहाँ पे? Kinnor in Himachal region and well known for the production of areca nut. Mewat in Haryana for mango. Coromandel in Tamil Nadu or Andhra for soybean. All right. So let's look at this question. देखो अब ये कैसे, like the options again as you can see it's probably very theoretical. अगर हमें पता है तो पता है. But again, firstly, mango is usually made in UP and Bihar, not in the Mewat region of Haryana. So this is something that is wrong. Again, areca nut is something that's cultivated somewhere in South India, right? And soybean is generally cultivated in Central India. But again, यार, in the paper, fairly tough question. I know we know the answer now. अब इनको हम study भी कर लेंगे. But answer also is D or none. But honestly, if I was giving the paper, this would be a tough question, and my instinct to, after looking at this question, would be to skip it. आगे चलते हैं. Maize can be used for the production of starch. Okay. Oil extracted from maize can be used as feedstock for biodiesel. Okay. Alcoholic beverages can be produced using maize. So starch is basically a form of sugar. Sugar in the form, not directly sugar, but sugar in the form of complex carbohydrate. So this is absolutely correct. Right, because maize or corn is a starch bearing or a carbohydrate bearing crop. Oil can be used as a feedstock for biodiesel. Biodiesel पे काफी questions environment में भी आते हैं, so this is an important topic. And alcoholic beverages can be produced using maize. How is generally alcohol produced? It happens through the process of fermentation. Right, so there is wheat based alcohol, there is maize based alcohol. This I just know this theoretically. Okay, so yes, all three options are correct. Answer is D. अब inappropriate use of nitrogenous fertilizers in agriculture, इससे क्या हो सकता है? So proliferation of nitrogen fixing microorganisms in the soil can occur. Okay, acidity of soil, leaching of nitrate. हम देखो कोई भी अगर हम fertilizer ज़्यादा use करेंगे, leaching is possible unless there are some fertilizers that are not water dissolving. So this is definitely true. इस case में the statement is true. Now increase in acidity. When nitrogen is given, it's given through the form of urea. Urea का formula ये होता है CONH2CO. Okay. When this, nitrogenous fertilizers or ammonia form or nitrate form are given, ammonium form are given, it leads to nitrification, formation of NO3 minus, NO2 minus, and this is what the plants can take up. Once this process happens, before the plants have to take up, this process will happen. So if this process is happening, you can understand that hydrogen atoms will be released, right? And H plus is what causes acidity. So yes, acidity can increase due to this. And lastly, nitrogen fixing microorganisms की proliferation. Now this is a wrong statement. अगर आप plants को बाहर से ही nitrogen दे दोगे, you're giving them nitrogen through a fertilizer, why would they need to have a symbiotic relationship with microorganisms, right? वो इनकी ज़रूरत ही नहीं होगी. तो बल्कि ये जो nitrogen fixing microorganisms हैं, which have a symbiotic relationship with plants generally, इनकी presence कम होगी. So this statement is wrong. 2 and 3 are correct. Answer is C. अब conservation agriculture question read करते हैं. With reference to circumstances in Indian agriculture, concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under conservation agriculture? अब ये यार उस साल के current affairs हैं actually, right? General answer नहीं है ये कि इनमें से कौन सी चीज़ से conservation होगी. Conservation agriculture is a specific term given by the UN, right? Which includes things like minimum tillage, using crop residues. This thing is called mulching. Crop residues से cover करना and crop rotation. ये तीन actual features हैं of conservation agriculture, right? Although ये avoiding monoculture या avoiding plantation, this is not something that would not lead to conservation. इससे भी conservation होगी, ये भी good practices हैं, but that does not actually substantiate the answer. This is a UN concept. So answer here is 2, 4 and 5. Right? तो हमेशा ऐसे logically answer, technically आप सोच सकते हो logically, but especially if you know something, and that's why I always say knowledge comes first. अगर knowledge है तो directly this answer can come. हमको नहीं आता, then you have to sort of explore this. अब with reference to agricultural soils, consider the following statements. Okay, high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. वैसे तो ये word जहाँ भी देखो become very very careful. Okay, soil does not play any role in sulfur cycle.
irrigation over a period of time can contribute to salinization of some agricultural lands. So this statement, organic matter reduces its water holding capacity. See, this is wrong. Obviously, if you have more organic matter, this water holding capacity should go up, and drastically word also makes this fairly extreme. First statement is wrong. उससे भी आंसर आ जाता है, बट बाकी देख लेते हैं. सॉइल ऑब्वियसली डज प्ले अ रोल इन द सल्फर साइकिल. सो सल्फर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल इज समथिंग जिसमें उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, आगे भी आप देखोगे. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड इज करेक्ट. आंसर इज 3. नाउ ये भी, अब ये क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल का है, राइट? आस्क्ड इन 2019. Agricultural soils release nitrogen oxides in the environment. Cattle release ammonia into the environment. And poultry industry releases reactive nitrogen compounds into the environment. जब मैं आपको environment पढ़ाऊंगा, then we'll go into detail of nitrogen cycle and sulfur cycle both, right? But for right now, these three statements, all of them are correct. Then answer is D, 1, 2, and 3. Now, 71. Permaculture different from conventional chemical farming. Now, permaculture is a type of agriculture, again in the techniques of conservation agriculture, जहाँ पर basically we take certain practices or we do certain practices to ensure that it's more sustainable. Read करते हैं. Permaculture farming discourages monoculture practices. What is monoculture? कि आप एक ही चीज़ उगाए जा रहे हो, wheat उगा रहे हो तो wheat ही उगाए जा रहे हो. But in conventional chemical farming, monoculture is predominant. Absolutely correct. Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity. बिल्कुल देखोगे आप, almost repeated question है, same concept. I'm sure you're able to relate that there is a thematic repeat here. The occurrence of such phenomena is not observed in permaculture because permaculture has things like sustainable agriculture etc. वहाँ पर इतने chemicals पे focus नहीं होता. This statement is also correct. Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions. Semi-arid regions में आप आराम से conventional chemical farming कर सकते हो, but you can't do it in permaculture is not possible. राइट? अब देखो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है. Semi-arid regions में जहाँ पर पहले ही soil is dry, it's very difficult to have conventional chemical farming. So this statement is wrong. You can eliminate 3 here, right? And practice of mulching is very important in permaculture. Mulching पे पहले भी question था. This also is there and this statement is correct. Answer here is B, 1, 2 and 4. Up 72. With reference to palm oil, consider the following statements. Palm oil is something we import a lot. Native to Southeast Asia. This is wrong. It's actually native to West Africa and it was then taken to Southeast Asia. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स. So some also makes the statement sort of moderate, but this is true anyway. Second is correct. And can be used to produce biodiesel. So biodiesel के feed stocks, क्या क्या चीज़ biodiesel के लिए यूज़ की जाती है, right? Again, like I told you, things do get repeated, and 2 and 3 is correct here. Up. Among the following is least water efficient crop. I think सब नहीं पढ़ा होगा. Sugarcane generally leads to depletion of groundwater. So just to give you a case study that was done by नीति आयोग, right? नीति आयोग ने case study करी that महाराष्ट्र में sugarcane takes up 3% of the land. So 3% of the land cultivation, so total land जो है उसका 3% sugarcane है, but it takes up 60% of the water. That is how water guzzling crop कहते हैं इसको. That is how less water efficient it is, and therefore the answer is A. Up. Tea producing states directly from ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी. ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी में चारों स्टेट्स का नाम एज इट इज लिखा हुआ है, राइट? सो आंसर हियर इज 1, 2, 3, 4. बट अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर इन द एक्चुअल पेपर. ये प्रीलिम्स मैंने दिया है. दिस वाज द अटेम्प्ट इन विच आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट आई स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज मैं ह्यूमन ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ता था, बट देयर इज अ कॉस्ट अटैच विद दैट, राइट? तो ह्यूमन ज्योग्राफी को स्किप नहीं करना है. अब कंसिडर these statements. India has more arable area. Arable area means जिस area पे आप cultivate कर सकते हो. Crops where areas where you can cultivate crops. India has more arable area than China. This statement is wrong. Irrigated area is more in India as compared to China. अब ये statement अगर आप देखो, this is not irrigated area is more. This is proportion of irrigated area is more. Proportion, right? तो total area में से कितना area irrigated है? This statement is correct. And average productivity per hectare in Indian agriculture is higher. ये तो absolutely this is not correct. Indian agriculture में अगर मैं आपको एक स्टडी बताऊं तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी की थी. उनका एक सैम्पल प्लॉट है दैट रिप्रेजेंट्स इंडियन फार्मिंग. इस सैम्पल प्लॉट पे दे आर एबल टू ग्रो 6 क्रॉप्स पर ईयर, बट इंडिया की एवरेज क्या है? 1.5, राइट? So this sample plot, this shows that anyway productivity per hectare in Indian agriculture is not that good and this is a problem. Answer here is A, 1 only. Up. Natural gas occurs in Gondwana beds. Mica occurs in abundance in Koderma.
Dharwars are famous for petroleum. Now again, human geography question, not definitely my strongest subject, but also again I would also request you कि इन चीज़ों को skip नहीं करना होता है ना यार, मतलब this is something that we need to read. These are easy answers to get. So Gondwana beds में what we generally found is coal, not natural gas, right? So natural gas हमें मिलता है tertiary rock में. So this is wrong. Then mica occurs in abundance in Kodarma. So this statement is correct. Kodarma is in Jharkhand. I hope I'm pronouncing it correctly. And it is one of the main mica producing regions of India. Now, Dharwar. Dharwar is actually the oldest geological formations, and they are famous for gold and iron ore, right? Petroleum is not really known in Dharwars. So this statement is wrong. And answer here is 2 only. This is B. Up. Characteristics of Indian coal. Right, this is the next question. Characteristics of Indian coal. So देखो, high ash content, right? Low sulfur content, high ash fusion temperature, or low ash fusion temperature actually, right? Ash content in Indian coal is actually high. This is not a good thing. This is not a very good thing about Indian coal, but that's a fact, and that is why even after being one of the largest producers, I think India is 5th largest producer of coal, still we have to import coal. Right, this statement is correct, and this is the reason why we have to import coal, because good quality coal is rare in India. Then low sulfur content, this is true. अगर coal में sulfur content कम है, what would that mean? That would mean that sulfur dioxide emissions would be lesser. So this is true. Low ash fusion temperature, this is not true. We have high ash fusion temperature. Ash fusion temperature क्या होता है? Basically, this basically means that the ash melts at which temperature, right? यहाँ हमारे यहाँ पे क्या होता है, द कोल दैट वी हैव हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, तो ऐश मेल्ट नहीं होती, एंड दैट इज बाय फ्लाई ऐश एमिशन. फ्लाई ऐश एमिशन इज समथिंग दैट्स ऑलवेज कंट्रोल्ड. आपने देखा होगा फ्लाई ऐश रेगुलेशन रूल्स आर ऑलवेज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द न्यूज़. क्वेश्चन नंबर 78. फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड. अब शेल gas resources are actually found again in all 3 regions of India. This is something we just have to study. KG Basin is also very, very famous for these. Answer is D. Again, human geography का question है. Not a lot to explain here, but yes, definitely something that you should read about. अब ये question. In India, state governments do not have the power to auction non-coal mines. Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. Rajasthan has iron ore mines. अब पहले ये statement देखते हैं. ये डायरेक्टली कह देना कि आंध्र प्रदेश एंड झारखंड में कोई भी गोल्ड माइन है ही नहीं. वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट टू से एनीवे, राइट? ये कैसे बोल सकते हो ये? इट माइट लेटर गेट डिस्कवर्ड, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं. नाउ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन 1 and 3 and 3 ओनली. ठीक है. नाउ दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली समथिंग दैट यू शुड रीड, एंड आई विल टीच यू दिस इन एनवायरमेंट कॉल्ड द MMDR एक्ट, राइट? दिस इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट. काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस एक्ट में क्या लिखा है कि कोल ऑक्शनिंग, तभी आपको याद होगा कोल स्कैम भी डिस्कस हुआ था, राइट? कोल स्कैम इज ऑल्सो समथिंग दैट केम इन द न्यूज़. कोल ऑक्शनिंग इज एक्चुअली डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन डू द ऑक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ दिस इज अ complex piece of legislation. What does this mean? We'll discuss this when I teach you environment, but this statement is wrong, right? So answer here is 3 only. Up 80th question. Monazite is a source of rare earths. Okay, monazite contains thorium. Thorium is actually very important for 3-stage nuclear plan of India. Monazite occurs naturally in the entire coastal sands of India. Government bodies can only process or export monazite. So even this statement is now changing, because इस साल budget में, if you know, private sector is getting involved. That does not mean that they've been given the right to extract monazite, but this might change in the future. This statement, third statement, is obviously wrong. It is mainly found in Kerala and regions close to Kerala like Tamil Nadu, etc. So if you just eliminate the third option, answer is B. Now, ilmenite and rutile, abundantly available in certain coastal tracts of India, are rich sources of which of the following? Direct है, it is actually titanium. बट अगेन नॉट समथिंग यू कैन डू अबाउट इट. अगर मैं दे रहा होता तो शायद मैं इसको स्किप कर देता. ऑल्दो आई डू नो द नेम्स ऑफ मेजर ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन, बट ओनली बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड इन केमिस्ट्री. इन लाइक व्हाट ऑफ केमिस्ट्री आई रेड इन 11th and 12th, राइट? सो फर्स्टली, इफ यू वॉच टिल हियर, थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड. दिस वॉज नॉट एन ईजी वीडियो टू मेक. आई एक्चुअली मेड इट इन 2 parts, क्योंकि देखो मुझे भी बहुत पढ़ना पड़ता है बिफोर आई टीच यू एनी ऑफ दिस. बट दिस विल गिव यू अ ग्रेट आइडिया ऑफ वॉट सॉर्ट ऑफ ज्योग्राफी क्वेश्चंस कम, एंड आपको इसमें काफ़ी पैटर्न्स भी दिखे होंगे.
राइट, एंड आई हैव ट्राइड टू हाईलाइट ऑल द पैटर्न्स ऑल्सो. तो अब जब आप बेसिकली स्टेप में हम अभी कर रहे हैं और April 20 तक हम सारा प्रीलिम्स का एक बार सिलेबस कर लेंगे अच्छे से. व्हेन वी आर डूइंग द सेकंड रिविजन, आई विल हाईलाइट फॉर यू दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट गेट रिपीटेड ऑफन. ये जो चीज़ें रिपीट होती हैं इनको काफ़ी डिटेल में हाईलाइट करूँगा, एंड देन वील इंश्योर that at least those topics we're able to revise effectively. So thank you for sticking around if you did watch till the end, although this would be a fairly long video. I think 1.5 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी ये. Don't know how many people will, but if you did stick around till the end, please write in the comments that I watched it till the end. Right, if you write in the comments that I watched it till the end, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि कितने लोग वो हैं जिनका फोकस आज भी अलाइव है. राइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम. सो वी हैव कंप्लीटेड I've completed all the PYQs of economy. This video completes all the PYQs of geography. As far as modern history is concerned, so Kabal sir ने already ये video बना दी है, right? And you can find this at Sarthi IAS YouTube channel, जहाँ पर उन्होंने सारे PYQs करे हैं. Now, what are the subjects that are left? So we are left with polity. We are left with science and tech, environment. CSAT obviously I'll not be covering. IR and AMAC, ancient medieval art and culture. CSAT, I mean, I'll make a strategy video on it, but I don't think I'm the right person to teach you CSAT PYQs. This I'll be doing here. All these 4 I will be doing here. Ancient medieval art and culture, again, I think somebody who's an expert in history, so Kabal sir will be doing this session. These 4 I will be doing on this channel only. And again, I'm sorry for the slight delay in uploading this video. We'll also ensure that koi bhi PYQ na bache. I promise that we'll cover all the PYQs, and I will cover all PYQs here on YouTube. Thank you for watching. I'm also uploading this PDF, this particular PDF in my step group, और अब वहाँ से इसको access कर सकते हो if you want to look at the maps that we discussed. Thank you for your time. See you next time. Bye bye.